हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड सेम माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हम देखेंगे कि एंजाइम क्या होते हैं और एंजाइम की जो रिएक्शन होती है, जैसे हम बार बार बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, एनाबॉलिक रिएक्शंस होती है। तो ये जो एंजाइम विभिन्न प्रकार की जो रिएक्शंस करता है उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एंजाइम क्या है। तो एंजाइम वे क्रियाकारी पदार्थ है जो किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। अर्थात एंजाइम एक प्रकार के बायोकैटालिस्ट होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेकर उसे कंप्लीट करते हैं और अंत में एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब इनसे जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, ये अंतिम स्टेप में प्रोडक्ट से बाहर हो जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। तो हमने देखा कि ये जो एंजाइम्स है, हर प्रकार की जो केमिकल रिएक्शन है बिना एंजाइम के नहीं होती है। और ये एंजाइम एक प्रकार के कारक या फैक्टर होते हैं जो उस रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर उस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ करते हैं ताकि रिएक्शन जल्दी जल्दी हो। अब ये रिएक्शन कब होगी? जब एंजाइम किसी पदार्थ के साथ में बाइंड करेगा। अब एंजाइम पदार्थ के साथ में बाइंड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि एंजाइम के पास में एक शक्ति होती है। शक्ति अर्थात उसके पास में एक साइट होती है जिसे एक्टिव साइट कहा जाता है, जहाँ पर कोई सबस्ट्रेट जाकर बाइंड होता है। तो ये जो एक्टिव साइट होता है एंजाइम का, ये स्पेसिफिक होता है। तो स्पेसिफिक होने के कारण ही किस एंजाइम के साथ कौन सा सबस्ट्रेट बाइंड करने वाला है ये डिपेंड करेगा, जिसके लिए हम पढ़ते हैं कि एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो एंजाइम्स होते हैं ये एक प्रकार के बायोकैटालिस्ट होते हैं, अर्थात किसी भी रिएक्शन को कराने में मदद करते हैं या इन्वॉल्व होते हैं। तो इनसे हर प्रकार की लिविंग सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है। अब हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को समझते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक कंप्लीट शब्द है जो कि दो अलग अलग रिएक्शन से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रमुख रूप से दो रिएक्शंस होती है। एक रिएक्शन होती है जिसे कैटाबॉलिज्म कहा जाता है और दूसरी रिएक्शन होती है जिसे एनाबॉलिज्म कहा जाता है। अब ये जो कैटाबॉलिज्म है ये क्या है? तो कैटाबॉलिज्म एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसके अंतर्गत एनर्जी के बड़े मॉलिक्यूल को तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, अर्थात बिग एनर्जी को स्मॉल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जिसका यूज सेल के द्वारा रिएक्शन में किया जाता है। सेकंड पॉइंट होता है एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है, अर्थात स्मॉल एनर्जी कन्वर्ट करके बड़ी एनर्जी बनाई जाती है। इस तरह से कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दो तरह की रिएक्शन बॉडी में होती है और दोनों रिएक्शन में एनर्जी का फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम किया जाता है, जिसे कंप्लीट रूप से हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब हम देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन कि ये जो एंजाइम या एंजाइम की जो रिएक्शंस है ये कैसे होती है और किस तरह से इसे प्रोड्यूस किया गया है। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखते हैं कि स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होकर उसे किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स जब भी एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों की आपस में रिएक्शन होगी तो उन रिएक्शन में एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होना चाहिए और सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम स्पेसिफिक होना चाहिए। दोनों अगर एक दूसरे के लिए निश्चित है, स्पेसिफिक है, तो आपका बनने वाला प्रोडक्ट भी स्पेसिफिक बनेगा। और यदि ये दोनों एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक नहीं है तो आप जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अर्थात प्रत्येक एंजाइम प्रत्येक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है, जिसके कारण दोनों के बीच में रिएक्शन होती है और रिएक्शन के फलस्वरूप हमें एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब ये तो रिएक्शन जो हुई एंजाइम की उपस्थिति में हुई, किंतु ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट की रिएक्शन जैसे ही कंप्लीट हो जाती है और पदार्थ बन जाता है तो अंतिम स्टेप में इस पदार्थ में जो एंजाइम था वह एंजाइम पूरी तरह से बाहर निकल जाता है, फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है
और आपको अपना प्रोडक्ट मिल जाता है। ये मुक्त हुआ एंजाइम आपके बॉडी के अंदर ही है, ये फिर से किसी ना किसी प्रोडक्ट के साथ में बाइंड करता है और फिर से रिएक्शन करके फिर से पदार्थ बनाता है, फिर से मुक्त होता है। इस तरह से क्रमशः एंजाइम हमेशा मुक्त होगा और नए प्रोडक्ट के साथ में बाइंड करके रिएक्शन को कैरी आउट करते रहेगा और ये साइकिल हमेशा चलते रहेगा। अब ये जो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो रिएक्शन हो रही है इसे हम कहते हैं एंजाइम की मैकेनिज्म अर्थात रिएक्शन, जिसके लिए मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को सन 1913 में एक साइंटिस्ट आए थे, माइकलिस मेंटेन, इन्होंने प्रस्तुत किया। इन्होंने इसका कंप्लीट एक डेरिवेशन बनाया और उसमें बताया कि किस तरह से कोई एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड करता है, जिसके लिए सबस्ट्रेट या एंजाइम की कितनी क्वांटिटी एक दूसरे को आपस में रिएक्ट होने के लिए लगती है। इस तरह का उन्होंने एक कंप्लीट इक्वेशन बना के दिखाया है, जिसमें माइकलिस मेंटेन सर ने हमको ये बताया, ये आप रिएक्शन देख पा रहे हैं, इसमें E फॉर एंजाइम, S फॉर सबस्ट्रेट, ES फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, EP एंजाइम प्रोडक्ट, E एंजाइम और P प्रोडक्ट। तो इसमें सर माइकलिस मेंटेन ने हमको बताया कि जब कोई स्पेसिफिक एंजाइम किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड होता है तब रिएक्शन के फलस्वरूप हमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। रिएक्शन फिर से होगी, ये सारी रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है, जिसमें हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसके साथ में एंजाइम बाइंड होता है, तो एंजाइम प्रोडक्ट हमें मिलेगा और ये रिएक्शन आगे फर्दर होगी जिसमें एंजाइम प्रोडक्ट से मुक्त हो जाएगा, हमें अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा और एंजाइम वापस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा। इस तरह से माइकलिस मेंटेन ने एक इक्वेशन प्रस्तुत किया था। अब ये जो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है इसे हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे प्रस्तुत करने के लिए दो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने हाइपोथेसिस को प्रस्तुत किया था, जो कि निम्न प्रकार इनकी हाइपोथेसिस है, जिसमें फर्स्ट हाइपोथेसिस है लॉक एंड की हाइपोथेसिस और सेकंड है इंड्यूस फिट मॉडल या इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। तो जिसमें हम लॉक एंड की हाइपोथेसिस को देखते हैं। लॉक एंड की हाइपोथेसिस को सबसे पहले सन 1894 में वैज्ञानिक एमिल फिशर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इनके अनुसार इन्होंने हमें बताया 1994 में एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार ये बता रहे हैं कि एंजाइम तथा सबस्ट्रेट के आकार एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जब हम बात कर रहे थे एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर एक एक्टिव साइट भी पाई जाती है, और इन्होंने हमको इनके कथन में बताया कि एंजाइम तथा सबस्ट्रेट के आकार एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ जाते हैं। अब ये जो एंजाइम में एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट पर आने वाला पदार्थ बाइंड करेगा, जुड़ जाएगा एवं एक इंटरमीडिएटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। अर्थात जब एंजाइम के स्पेसिफिक साइड में या एक्टिव साइड में जब सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, दोनों के बीच में एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी और उस रिएक्शन के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में हमें एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जिसे इंटरमीडिएटेड कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के पश्चात इन्होंने इस सिद्धांत से एंजाइम को लेकर लॉक मीन्स एंजाइम को लॉक कहा तथा सबस्ट्रेट को इन्होंने की कहा। जैसे हमारे घर में भी ताला और चाबी होती है, वैसे ही एंजाइम और सबस्ट्रेट को इन्होंने बताया कि एंजाइम को हम लॉक मानते हैं तथा हम किसी पदार्थ या सबस्ट्रेट को की मानते हैं, और इन दोनों के बीच में हम रिएक्शन कराते हैं। तो इस रिएक्शन में एंजाइम के टेम्पलेट में सबस्ट्रेट फिट हो जाते हैं, मतलब एंजाइम में जो खाँचे बने हैं उन खाँचों में सबस्ट्रेट फिट हो जाएगा। इस प्रकार से बने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अधिक क्रियाशील तथा जल्द से क्रिया करके एंजाइम सबस्ट्रेट से अलग हो जाते हैं तथा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप डायग्राम देख पा रहे हैं, इसमें कुछ डिज़ाइंस बनी हुई है। हम यहाँ पर रेड एरो से हम दिखा पा रहे हैं कि यहाँ पर एक एक्टिव साइड है, जो आपको खाँचा दिखाई दे रहा है वो किसी एंजाइम का एक्टिव साइड है, और जो ग्रीन कलर का आपको एक फर्मा दिख रहा है वो आपका सबस्ट्रेट है। तो आप देख पा रहे हो कि ग्रीन कलर का जो सबस्ट्रेट है
और आपका जो नीचे ब्राउन कलर का जो एंजाइम है उनका डिज़ाइन आप देखिए तो वो दोनों आपस में फिट हो जा रहे हैं। दूसरे डायग्राम में देखिए, पहले एंजाइम सबस्ट्रेट अलग अलग है, जब दोनों की रिएक्शन की तो बराबर ग्रीन कलर का जो आपका सबस्ट्रेट था वो एंजाइम के अंदर बराबर फिट हो चुका है और दोनों के बीच में रिएक्शन होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है। अंत में हम देखते हैं कि प्रोडक्ट आपका बन रहा है, उस प्रोडक्ट में एंजाइम आपका सेपरेट हो जा रहा है और प्रोडक्ट आपको मिल पा रहा है। सेम रिएक्शन यहाँ पर हम दिखाए हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट किस तरह से फॉर्म हो रहा है, वहाँ से प्रोडक्ट कैसे बन रहा है और एंजाइम प्रोडक्ट से किस तरह से विमुक्त हो रहा है। तो इस तरह से हमें सर एमिल फिशर ने लॉक एंड की हाइपोथेसिस को समझाया था एक एग्जाम्पल के थ्रू कि लॉक और की जिस तरह से एंजाइम और सबस्ट्रेट होते हैं, जैसे हम बात करें कि यदि आपके घर में कोई ताला है, उस ताले को यदि आप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए उसकी चाबी या उसकी की स्पेसिफिक होगी तभी आपका ताला खुलेगा, अन्यथा आपका ताला नहीं खुलेगा। अर्थात की उसमें नहीं जाएगी तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और ना ही आपका ताला खुलेगा। जिसके लिए हम एंजाइम और सबस्ट्रेट की जब रिएक्शन करते हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक होना चाहिए या कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, जिसके पश्चात ही वे कॉम्प्लेक्स भी बना पाएंगे और अपना रिजल्ट भी दे पाएंगे। अब हम नेक्स्ट हाइपोथेसिस की बात करते हैं, जो कि एंजाइम की एक मैकेनिज्म है या एंजाइम की मैकेनिज्म को समझाने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया गया था, जिसे इंड्यूस फिट मॉडल या इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं। यह हाइपोथेसिस सन 1958 में डेनियल ई कोशलैंड के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इनके अनुसार इन्होंने हमें बताया कि एंजाइम के एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर निश्चित नहीं होता है। अब इनकी थ्योरी में इन्होंने बताया कि किसी भी एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो कभी निश्चित नहीं होता है। जब कोई सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आकर उस एंजाइम से कांटेक्ट करता है या उसके कांटेक्ट में आता है, तब उस एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उस सबस्ट्रेट के अनुसार अनुकूलित हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है और वह पदार्थ एंजाइम के साथ में आसानी से जुड़ जाता है। आधुनिक वैज्ञानिकों की यदि हम मानते हैं तो हाइड्रोलिसिस के पूर्व सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम के साथ बाइंड होता है एवं रिएक्शन करके किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, एवं रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जब प्रोडक्ट आपका स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन जाएगा तो प्रोडक्ट बनने के पश्चात वह एंजाइम उस रिएक्शन से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार लॉक एंड की हाइपोथेसिस एमिल फिशर सर के द्वारा प्रस्तुत की गई तथा इंड्यूस फीड मॉडल डी कोशलैंड के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें दोनों ने एंजाइम की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है उन्हें प्रस्तुत किया। इस प्रकार हम एंजाइम की रिएक्शन को कंप्लीट रूप से इस टॉपिक में देख चुके हैं। थैंक यू।